की खबरों की शुरुआत आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी खबरों के साथ करते हैं तो कुछ तस्वीरें सामने आई है। अमेरिकी एजेंसी के द्वारा भारतीय जांच एजेंसी को कुछ तस्वीरें सौंपी गई है। उस वक्त की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस मार्शल के सौंपे जाने के वक्त की ये तस्वीर है जब भारतीय जांच एजेंसी को तहव्वुर राणा को सौंपा गया था। उस वक्त एक दूसरे देश के जो वहां पर मार्शल थे वो पर मौजूद थे, जो तमाम डिप्लोमेट्स थे वो भी मौजूद थे, अधिकारी एनआई के वो भी मौजूद थे और इस दौरान सौंपा गया तहव्वुर राणा को। उसकी तस्वीर अब सामने आई है। आतंकी तहव्वुर राणा की नई तस्वीर सामने आई जब भारतीय जांच एजेंसी को सौंपा जा रहा था तहव्वुर राणा को। तो अमेरिकी एजेंसी के द्वारा भारतीय जांच एजेंसी को सौंपा जा रहा था, उस वक्त ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, लंबे इंतजार के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सका है। हालांकि अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, मुंबई हमला, जिस तरह से मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, 2008 का मामला था, लेकिन एक केस में सजा मिली थी अमेरिका में। तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा थी, इसलिए इतना लंबा वक्त लगा। जो जांच एजेंसी है जो इसकी अगुवाई कर रहे थे तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर, उन्होंने बताया क्योंकि अगर कहीं कोई कैदी सजा काट रहा होता है तो उसका इंतजार करना पड़ता है और जैसे ही उसे छोड़ा गया वहां से एक बार फिर से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। अब इतने लंबे इंतजार के बाद तहव्वुर राणा को लाया गया है। जिस वक्त तहव्वुर राणा को जो जांच एजेंसी है अमेरिका की, वो भारतीय जांच एजेंसी को सौंप रही थी, उस वक्त की तस्वीरें अब सामने आई है। और जब दिल्ली पहुंचा तहव्वुर राणा, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें कहा जा रहा है कि भारत की कूटनीति का एक बड़ी कामयाबी कूटनीतिक के लिए मानी जा रही है और तहव्वुर राणा से कई राज खुल सकते हैं मुंबई आतंकवादी हमले के। बताया जा रहा है कि किस तरह से उसने लॉजिस्टिक मुहैया कराई थी हेडली को और एक बड़ा मास्टरमाइंड कहा जा सकता है उसने जो पूरी प्लानिंग की उसके तहत। हालांकि जो मुख्य आरोपी है अभी भी वो पाकिस्तान में है, उनको लाने की भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा को लाया गया है भारत, वो भी अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि के बाद, तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि इससे कई राज खुलेंगे। कौन था जो कि तहव्वुर राणा को जिसने इस काम को अंजाम देने के लिए राजी किया और किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, किसके पैसे इसमें लगे हुए थे, किसका हाथ था, बहुत सारे सवाल हैं। अब जब एनआईए की कस्टडी में 18 दिन के लिए तहव्वुर राणा है तो एक एक कर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो दो तस्वीरें जब अमेरिकी जांच एजेंसी द्वारा भारतीय जांच एजेंसी को सौंपा जा रहा था तहव्वुर राणा को, वो तस्वीर अब सामने आई है। और जब भारत पहुंचा उस वक्त की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और अब आपको बताते हैं कि आतंकी तहव्वुर राणा से आज एनआईए क्या क्या सवाल कर सकती है। 26 नवंबर 2008 को तुम्हारी लोकेशन कहां थी? 2008 के दौरान तुम भारत क्यों आए थे? भारत में तुम किस किस से मिले थे? हमले के दौरान किस किस को कॉल किया? डेविड हेडली को कब से जानते हो? डेविड हेडली ने तुम्हें क्या बताया? तो देखिए, ये सवाल हम दिखा रहे हैं। हमले के दौरान किस किस को कॉल किया गया? डेविड हेडली को कब से जानते हो? इसके अलावा जो सवाल और पूछे जा सकते हैं उसमें डेविड हेडली ने तुम्हें क्या बताया था, क्योंकि रेकी करने वाला डेविड हेडली ही था। डेविड हेडली भारत क्यों आया था? उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? हमले में तुम्हारी हेडली की भूमिका क्या थी? ये तमाम सवाल है जो एनआईए कर सकती है तहव्वुर राणा से। डेविड हेडली को भारत भेजने में कैसे मदद की थी? क्योंकि लॉजिस्टिक कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा की तरफ से ही डेविड हेडली को मुहैया कराई गई थी। लश्कर तैयबा, हाफिज सईद पहली बार कब मिले थे? किस तरह से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? लश्कर तैयबा ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किस तरह से ली है? लश्कर में तुम किसे किसे जानते हो? उनकी भूमिका क्या है? लश्कर भारत के खिलाफ कैसे काम करता है? क्योंकि देखिए, लश्कर के जो बड़े आतंकी हैं वो अब भी जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सबूत पाकिस्तान के खिलाफ मिलेंगे
और साथ ही साथ एक सवाल यह भी होगा कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का इसमें किस तरह का हाथ है। हमले का टारगेट कैसे चुनते थे तुम लोग, आतंकवादियों को ट्रेनिंग कौन देता था, कहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, डॉक्टर से आतंकी बनने की कहानी भी जरूर एनआईए जानेगी कि आखिर किस तरह से उसने डॉक्टर से आतंकी बनने की सोची। आईएसआई से संबंध के बारे में भी कई अहम खुलासे इस पूछताछ में हो सकते हैं। हमले में आईएसआई की क्या भूमिका थी, मेजर इकबाल के अलावा कौन कौन आईएसआई का इसमें शामिल था, हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका क्या थी, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कई बार सबूत भारत दे चुका है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी सरजमी से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद जो तमाम सवाल हैं उससे पूछे जाएंगे और कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत सबूत सौंपने में कामयाब रहेगा। और अब बात प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की। तो प्रधानमंत्री मोदी आज काशी के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट, अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और आज जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो प्रधानमंत्री का स्वागत और उनकी अगवानी करेंगे। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं और कुछ देर में वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज जाएंगे। 50वें दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। 3,884 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात वाराणसी वासियों को आज प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बस कुछ देर का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे, कितना वक्त और लगेगा? और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के स्वागत के लिए इस वक्त काशी में पहुंच चुके हैं। मंच पर वो उन्होंने आकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा और अब तो जो प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंच गए तो उसी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे मेहंदीगंज जनसभा पहुंचेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। दोनों डिप्टी सीएम के भी कार्यक्रम में रहने की बात बताई जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, के शर्मा, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वाले राज्यपाल हो चाहे रवि राज्यपाल हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की तैयारियों को अभी फिलहाल मंच से लेके गए हैं और अब वो सीधे हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो आज करीब 3900 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है यहाँ पर, और इस सौगात के साथ संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी की जनता से। चाहे सौगातों की बात करें तो करीब 1040 करोड़ की लागत से चंदौली के साहपुर 400 केवीए, जौनपुर के मछली शहर में 400 केवीए और गाजीपुर के भदौरा में 200 केवीए सब स्टेशन और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका लोकार्पण है। तो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, वहां पर भी 653 करोड़ रुपए से अंडर पास टनल का NH पर शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो बनारस में बिजली परियोजना है उनको भी आज शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। तो आज पेयजल, बिजली, साफ सफाई से जुड़ी हुई कई योजनाओं का तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को देने जा रहे हैं। और अब लगभग जो पंडाल है वो भी अब पूरी तरीके से भर चुका है और कुछ ही देर में आने कार्यक्रम में बताया जा रहा है 10:30 बजे तक प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री यहाँ पर जो जनसभा है वहां पर पहुंचेंगे और इस जनसभा में प्रधानमंत्री ये सभी सौगातें देंगे और सौगातों के साथ प्रधानमंत्री संवाद भी अपनी काशी की जनता से करेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो लगभग करीब आ गया है और करीब 3900 करोड़ की 44
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच पर हम देख रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचते हैं उपेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगरा में मामूली बात को लेकर जामा मस्जिद में विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पूरा मामला थाना मंडोला क्षेत्र के जामा मस्जिद का बताया जा रहा है, जहां पर जुमे से पहले विवाद होने पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। और जिस व्यक्ति ने भी इस तरह से माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की, तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कल ही दोपहर में इसने रखा है और पूरी कोशिश की है कि माहौल खराब हो, पर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। 20 घंटे तब से बीत चुके हैं, इनमें हमारी लगी हुई है और हम जल्द ही इसको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत सुबह ही कर लिया गया है। प्रयागराज नगर निगम में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आदेश का उल्लंघन करने पर मीट की दुकान पर 22,000 का जुर्माना ठोक दिया गया है। आपको बता दें कि महावीर जयंती पर प्रशासन ने मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद करीब 300 दुकानें बंद कराई गई, लेकिन आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। तो बड़ा जुर्माना लगाया गया। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। महावीर जयंती के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन जहां जहां मीट की दुकान खुले उन पर जुर्माना लगाया गया और उनसे अच्छी खासी वसूली की गई है। फिरोजाबाद में एक महिला को आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस थमा दिया। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में महिला के पैन कार्ड नंबर के साथ 4 करोड़ 88 लाख का नोटिस भेजा गया। खैरगढ़ गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला ने अपने पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल की बात कही। महिला को भेजे गए नोटिस में 2021-22 के असेसमेंट ईयर में 4.88 करोड़ रुपए की बोगस बिक्री करने के उनके नाम पर की गई और इसका जवाब 17 अप्रैल तक देने की बात लिखी गई है। दी गई थे कागज के, जी तुम्हारा नोटिस है। काय का नोटिस है? ये कह रहे थे 4 करोड़ 88 लाख और कुछ पैसे बताए थे उन्होंने। किस बात के हैं ये पैसे? जाने पता नहीं, जाने क्या कह रहा था, वो तो मेरी समझ में ही नहीं आई कुछ। आप क्या काम करती हैं आप और कैसे आप अपना गुजारा कैसे करते हैं? आलू बीन के मेहनत मजूरी करके करते हैं गुजारा। कौन कौन है घर में? हम 3 लोग हैं घर में। कानपुर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने एनकाउंटर से पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिससे गोली पुलिस की जीप में लगी, जिससे जीप का शीशा टूट गया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। गिरफ्तार आरोपी पर 11 केस दर्ज है। मिर्जापुर में गो तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गो तस्करों को गिरफ्तार किया। गो तस्कर के पास से 50 गाय बरामद हुई है। कई दिनों से पुलिस को तस्कर की तलाश थी, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस सूचना पर एनोरा पुलिस द्वारा पुलिस पार्टी द्वारा इनका घेराव किया गया और ललकारा गया, तो तस्करों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा अपने बचाव में भी फायरिंग की गई, जिससे एक गो तस्कर की दाहिने पैर गोली लगी है। एक गो तस्कर वसीम कुरैशी है, जो मानिकपुर थाना एनोरा रहने वाला है और ये पूर्व में इस पर 4 मुकदमे भी हैं। ये लगातार गो तस्करी के व्यवसाय में संलिप्त था और आज पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। थाना दक्षिण के परमेश्वर गेट तलैया के पास की घटना बताई जा रही है। ये गाड़ी जलकर हुई खाक।
बांदा में एक ट्यूशन टीचर ने बच्चे के होमवर्क ना पूरा करने पर उसे बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद बच्चे के शरीर पर गहरे जख्म के निशान बन गए हैं। पिटाई के बाद बच्चा बुरी तरह से सहम गया है। परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। कब से पढ़ा रहे हैं आपको? तीसरा महीना है। अच्छा, स्कूल में भी पढ़ाते थे क्या तुम्हें? अच्छा, स्कूल में भी पढ़ाते थे। सर का नाम जानते हो क्या है? क्या नाम है सर का? आशू नाम है सर का। कितने साल के हो बेटा आप? 8। ठीक। मारा किस चीज़ से? अच्छा, डंडे से मारा। कौन पढ़ाता था ट्यूशन? ट्यूशन कौन पढ़ाता था? ट्यूशन पढ़ाता था आयुष। क्यों मारा है? आयुष को ट्यूशन में याद नहीं किया तो मारा है उसको। आशू नाम है। पूछा नहीं आपने उससे इतना जोर से क्यों मारा? वो बस ये कह रहा कि वो काम करके नहीं आया। कितना जोर से मारा? हाँ, इसी जोर। और उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। गर्मी और उमस से जहां पर थोड़ी सी राहत हुई है, वहीं बड़ी मुसीबत भी सामने आई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई तो आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 जिलों की ये तस्वीरें हैं जिसमें मौसम मुसीबत बन गई है। यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 22 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 लोगों की मौत पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा में घायलों का इलाज कराने का निर्देश भी दिए हैं। संत कबीर नगर में आकाशीय बिजली गिरने की घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से वहां पर आग लग गई। आकाशीय बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो आकाशीय बिजली गिरी, ये दुधारा थाना क्षेत्र के छपिया चिलौरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर किस तरह से पहले बिजली गिरी और उसके बाद वहां पर आग लग गई। ललितपुर में बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश के साथ साथ असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार शाम अचानक तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। किसानों के खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, क्योंकि इस वक्त कटाई का वक्त होता है। फसलें सूख चुकी थी, खेतों में ही थी, कई जगह पर कटाई हो भी चुकी थी, तो फसल खेत में थी और इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और कल उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 22 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 लोगों की मौत पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा में घायलों के इलाज कराने के निर्देश भी अब शासन को दिए हैं। अमरोहा में मौसम में अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। आम लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई। बारिश के चलते किसान की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है।